एग्जाम्पल लिखो। यदि आव्यूह A बराबर ये लिख लो एक माइनस 3 2 2 3 1 1 2 1 वगैरह। तथा B बराबर 1 3 2 1 3 2 हो गया। इसका 3 गुणा 3 कोटि का, इसका 3 गुणा 2 कोटि का। हो गया ना। नीचे लिखेंगे तो A इंटू B, तो A इंटू B तथा B इंटू A तथा B इंटू A ज्ञात कीजिए पुस्तक में लिख देना यदि संभव है तो, यदि संभव है तो। यदि संभव है तो हो गया। अब देखो सबसे पहले तो हमको इसमें ए बी निकालना है, देखें ए बी संभव है कि नहीं। तो ए बी संभव होने के लिए क्या शर्त है? पहले आव्यूह का स्तंभ देखना है, दूसरे आव्यूह की पंक्ति देखनी है। अगर आपस में बराबर है तो गुणनफल संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले, क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या कितनी है जी? 3। बी में पंक्तियों की संख्या 3। ये क्या है? बराबर है, इसलिए A इंटू B संभव है। ध्यान देना, पहले हमने A बोला, बाद में B बोला, तो A B ही देख सकते हैं हम, B A नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखते रहना। A B संभव है, तो इसलिए A इंटू B बराबर निकालो। कैसे निकालोगे? 1 2 1 माइनस 3 3 2 2 1 1, इसको लिख दिए। फिर गुणा का चिन्ह लगा के दूसरा वाला लिखो, 1 2 3 3 1 2 हो गया। इसको लिखोगे 3 गुणे 3, इसको लिखोगे 3 गुणा 2। इसमें ध्यान से देखना, ये एक पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3 है ना। और इसमें क्या देखना है? स्तंभ देखना है।
क्या सूत्र बनेगा? R1 R2 और R3। इसमें गुणा किसका करते हैं जी? स्तंभ का, अर्थात C1 और C2 दो ही स्तंभ है ना, है? तो पहले R1 को पकड़ेंगे, C1 और C2 में गुणा कराएंगे। तो एक बार R1 का गुणा C1 में, फिर एक बार R1 का ही गुणा C2 में। बीजगणित के नियम से पहले कोष्ठक का पहला पद पकड़ के दूसरे कोष्ठक के सभी पदों में गुणा कराते हैं ना। फिर पहले कोष्ठक का दूसरा पद पकड़ो R2, R2 से एक बार फिर C1 में कराओ, R2 से एक बार फिर किस में कराओ? C2 में कराओ। उसके बाद से R3 से एक बार C1 में कराओ, फिर R3 से एक बार C2 में कराओ। यही हमारा फॉर्मूला है। हो जाएगा ना? अब इस फॉर्मूले में हमको मान रखना है। शुरुआत करेंगे यहाँ से R1 C1 से। पहले R1 का गुणा किस में करेंगे? C1 में। फिर R1 C2 पे पहुंचेंगे तो R1 का गुणा C2 में करके लिखेंगे। हो जाएगा? तो करना शुरू करो अब। देखो, बराबर लगाओ और शुरू हो जाओ। ध्यान से देखना, R1 को ले चलो C1 के सामने, तो तुम्हारा R1 है 1 -3 2। ठीक है? R1 है 1 -3 2। इसके सामने C1 को लाओगे, 1 2 3 पड़ेगा, अर्थात 1 का गुणा 1 में प्लस -3 का गुणा किसमें? 2 में, और प्लस 3 का गुणा 3 में। हो गया ना? हाँ, 2 का गुणा 3 में हो गया। उसके बाद देखो, अब R1 का C1 के साथ तो हो गया, फिर इसी R1 को C2 के साथ लेके चलेंगे, तो R1 तो हमारा 1 -3 2 ही रह गया। इसको C2 के साथ ले आओ। C2 क्या है? 3 1 2, क्योंकि यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे C2 चाहिए हमको, R1 C2 ठीक है। R1 C2 के लिए R1 ये हो गया और C2 ये हो गया, इनका गुणा कराएंगे। अब 1 का गुणा 3 में, थोड़ी जगह छोड़ के शुरू करेंगे, प्लस -3 का गुणा 1 में, प्लस 2 का गुणा किसमें? 2 में। हो जाएगा ना? अब क्या करना है ये देखना, दूसरे पे चलो। अब दूसरी पंक्ति उठाओ। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? R2 को पकड़ो, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति है 2 3 1, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। फिर देखो, R2 का गुणा तुम्हें C1 में करना है यहाँ के लिए, तो R2 गुणे C1, C1 को रख लो इसके नीचे, 1 2 और 3। 2 के साथ कौन मिला? 1, प्लस 3 के साथ कौन मिला? 2, और प्लस 1 के साथ कौन मिलेगा? 3। हो गया ना? इसके बाद यहाँ पे R2 का गुणा C2 में करना है, तो ये तो हमारा R2 ही है, इसके सामने अब C2 ले आओ। C2 है 3 1 2, तो 2 गुणा 3 होगा, और प्लस 3 गुणा 1 होगा, और प्लस 1 गुणा क्या होगा? 2 होगा। लास्ट वाले पे चलो, अब लास्ट पंक्ति आ गई तीसरी, R3 C1 फिर R3 C2। R3 का गुणा C1 में करना है, देखो R3 उतार लेते हैं नीचे। R3 क्या है? 1 2 और 1, पहले इसके सामने C1 रखो, 1 2 और 3, तो 1 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणा 3। हो गया। उसके बाद R3 C1 हो गया, अब R3 C2 बचा है, तो R3 C2 कर लो। C2 उतार लो इसके नीचे, 3 1 2, क्या करेंगे? 1 गुणा 3 आएगा, 2 गुणा 1 आएगा,
और प्लस 1 गुणा 2 आएगा, मतलब संगत का गुणा कराएं और बाकी को ऐड कर दिए। हो गया, गुणा हो गया। अब इसको हल कर लो, आंसर हो जाएगा। देखो 1 एकम 1 माइनस 3 गुना 6 प्लस 3 गुना 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम माइनस 3 और प्लस 2 दूना 4। इसमें देखो 2 एकम 2 प्लस 6 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 गुना 6 होगा यहाँ पे। उसके बाद देखो 1 का गुणा 1 में 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्या हो गया जी? 6 से 6 इसमें कट गया, खाली क्या बचा? 1। 3 से 3 कट गया तो खाली क्या बचा? 4। इसमें जो जाएगा 6 3 9 2 11, फिर इसमें भी 11, फिर 4 3 7 1 8, 3 2 5 2 7। फाइनली इसकी कोटि क्या आई? 3 गुणा 2, जो कि तुमको यहीं से पता चल सकती थी, क्योंकि पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति तो तुमने बराबर कर लिया था, इसलिए पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ इसकी कोटि हो जाए। देख रहे हो ना, ये प्रकार से। तो ये हमने निकाला अभी AB। अभी इसके बाद हमको निकालना है BA। यदि संभव है तो सबसे पहला काम हम जांचेंगे कि BA संभव है कि नहीं। तो BA संभव होने के लिए B को पहले रखना होगा, A को बाद में रखना होगा, अर्थात B का स्तंभ देखना होगा और A की पंक्ति देखनी होगी। क्या बराबर है? B का स्तंभ 2, A की पंक्ति 3 के बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? B इंटू A संभव नहीं है। ठीक है, इस सवाल को लगाने के बाद लिखेंगे, क्योंकि आव्यूह B में स्तंभों की संख्या आव्यूह A में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए B इंटू A, क्या बोले, आव्यूह B में स्तंभों की संख्या आव्यूह A में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए B इंटू A संभव नहीं है। यहाँ पे हमने A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है, तो A भी निकला है। वहां पे B पहले लिखेंगे, A बाद में निकालेंगे तो BA निकलेगा, और जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि B में स्तंभों की संख्या A में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। हो जाएगा, तो इसको लिखो, फिर उसको नीचे लिखवा देते हैं। नोट कर लो इसको। नीचे हेडिंग लिखो। हाँ, नीचे इसमें ये तो ए बी हो गया ना, नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो। इसको इंडिकेट क्या, वैसे नीचे लिख लो। जबकि सवाल लगाने का नीचे लिखना, जबकि B में स्तंभों की संख्या, जबकि B में स्तंभों की संख्या कोष्ठक में लिखना 2, क्योंकि यहाँ सवाल में तुमको दिख रहा है जो आव्यूह B है इसमें कितने स्तंभ हैं? 2। तो B में स्तंभों की संख्या 2, A में पंक्तियों की संख्या 3, A में पंक्तियों की संख्या 3 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ B इंटू A संभव नहीं होगा, यहाँ B इंटू A संभव नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, मतलब A में B का तो गुणा करा सकते
हैं यहाँ पर, लेकिन बी में ए का गुणा नहीं करा सकते हैं। तो इस स्थिति में बताओ क्या ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा? कभी नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है कुछ परिस्थितियों, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो अवयवों के गुणनफल के लिए ए बी बराबर बी ए। ये गुणनफल का क्रम विनिमय नियम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो अवयवों का जो गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये बात याद रखना। हो जाएगा? तो लिखेंगे इसमें हम लोग हेडिंग अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म। अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म। अवयवों के गुणनफल के गुणधर्म। पहला नंबर लिखो। पहला नंबर अवयवों का गुणनफल अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हो गया ना? ये याद रखना, अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात ए इंटू बी नॉट इज इक्वल बी इंटू ए। हो गया ना? जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होगा। अभी हमने पीछे योग में देखा था कि ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर था, लेकिन यहाँ पर ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, ये याद रखना। हो गया ना? दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का पालन करता है। अवयवों का गुणनफल साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखो, क्रम विनिमय नियम के लिए दो अवयवों की जरूरत पड़ती है, साहचर्य के लिए तीन अवयवों की जरूरत पड़ती है। साहचर्य नियम का मतलब क्या है? ए इंटू बी सी। कहने का मतलब बी और सी का पहले गुणा कर लो, तब उसमें किसका गुणा करो? ए का। ये बराबर होगा ए बी का पहले गुणा कर लो, तब उसमें सी का गुणा करो। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये साहचर्य नियम है कि कोष्ठक एक बार बीसी पे लगाओ, कोष्ठक एक बार एबी पे लगाओ। इसका मतलब पहले बीसी को एक बार हल करो, फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई कराओ, या एक बार एबी को हल करो, उसमें सी का मल्टीप्लाई बाद में कराओ। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमारा साहचर्य नियम हो गया। तो लिख सकते हो इसको। तीसरा नंबर
आव्यूहों का गुणनफल, आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। हो गया? जैसे तुमने देखा होगा, कोई संख्या अगर होती है x, इसका गुणा y प्लस जेड में करना होता है, तो एक बारी हम x का गुणा y में कर देते हैं, एक बारी x का गुणा किस में कर देते हैं, z में कर देते हैं। ठीक है ना? इसे ही हम कहते हैं वितरण नियम। ध्यान देना। तो यहाँ पे आव्यूह के लिए बनाना है तो एक आव्यूह रखेंगे a गुणा b प्लस c। एक बार a में b का गुणा, क्रम नहीं बदल सकते हो। a से गुणा करा रहे हो b में तो a b ही लिखना, b ये मत लिखना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया ये क्रम मिलने नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना? a b लिख सकते हो और प्लस क्या लिख सकते हो, a c लिख सकते हो, क्रम में परिवर्तन नहीं। ये हमारा है वितरण नियम। जो अवयवों का गुणनफल होता है वितरण नियम का भी पालन करता है। कहने का अर्थ b और c को जोड़कर a का गुणा करा दिया जाए तो उतना ही आएगा जितना a का गुणा b में कराकर और a का गुणा c में कराकर जोड़ने पर आएगा। ठीक है? तो अगर इन तीनों का प्रूफ एग्जाम में पूछता है कि अवयवों के गुणनफल पर वितरण नियम को सत्यापित करो, अवयवों के गुणनफल पर वितरण नियम को क्या करो, सत्यापित करो, तो तुम्हें क्या करना होगा, तीन अवयव अपने आप से मान लेने होंगे। अब तीन अवयव मानो तो कोई भी मान सकते हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो अगर तुम तीन तीन कोटि वाला मान लेते हो तो गुणा बड़ा हो जाता, जैसा हमने दिखाया। इसलिए जब भी सिद्ध करना हो तो दो दो कोटि का अवयव माना करो। जैसे मान लो a बराबर 1 2 3 4 मान लो, b बराबर 2 1 3 2 मान लो, c बराबर 1 1 1 1 मान लो। तब देखो दो दो कोटि क्या है ना, गुणा आसानी से इसमें हो सकता है। जल्दी जल्दी करो। ठीक? ये ध्यान में रखना, जब भी कुछ सिद्ध करना हो छोटा अवयव माना करो, बड़ा अवयव नहीं। बड़ा अवयव मानोगे टाइम ज्यादा लगेगा, छोटा मानोगे जल्दी लगेगा, नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि केवल तुम्हें प्रूफ दिखाना है कि किस प्रकार से बताओ इसमें वितरण नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ये याद रखना। चलो नोट कर लिए तीनों। चलो ठीक है, बस नोट समाप्त हो गया। अब अभ्यास में आ जाओ, सवाल कौन कौन सा बताना है। चलो एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में सवाल नंबर 14 लिखो। राम ने 5 दर्जन आम, 8 दर्जन केले और 4 दर्जन संतरे खरीदे। आम 40 रुपए प्रति दर्जन, केले 25 रुपए प्रति दर्जन और संतरे 20 रुपए प्रति दर्जन। इस भाव से खरीदे। वस्तुओं को पंक्तियाव्यूह तथा उनके दामों को स्तंभ आव्यूह में प्रदर्शित करना है और फलों का कुल दाम ज्ञात करना है। ठीक है? ध्यान में रखते रहना। 5 दर्जन आम खरीदा, 8 दर्जन केला और 4 दर्जन संतरा। जो वस्तु उससे खरीदा उसको पंक्तियाव्यूह में रखना है और इसके दाम क्या क्या है, 40 रुपए, 25 रुपए और 20 रुपए। इनको स्तंभ आव्यूह में रखना है। उसके बाद फलों का कुल दाम ज्ञात करना है। कर लिए?
सबसे पहले लिखेंगे वस्तुओं को किसमें लेना है, पंक्ति या व्यूह में लेने पर। तो पीछे हमने पढ़ रखा है पंक्ति या व्यूह किसे कहते हैं। पंक्ति या व्यूह किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति या व्यूह कहते हैं, ठीक है ना। तो जो इसके दाम है ये मतलब वस्तु है, इनकी संख्या को पंक्ति या व्यूह में अर्थात एक ही पंक्ति में ले लिया जाए तो उसने क्या क्या खरीदा है। पहले आम है, फिर केला है, उसके बाद संतरा है। तो ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें, आम का कितना दर्जन है, 5 दर्जन, केले का 8 और संतरे का 4 दर्जन, ठीक है। फिर जो इनके भाव हैं उनको स्तंभ व्यूह में लिखना है। उसको हम बी मान लेते हैं। पहले आम का भाव लिखोगे, फिर केले का भाव लिखोगे, उसके बाद संतरे का भाव लिखोगे। बी बराबर आम क्या है, आम का भाव 40, इसका 25 और उसके बाद संतरे का 20। अब कुल दाम निकालना है ना, कुल दाम कैसे निकालेंगे ये तनिक सोचो। तुम दुकान पर जाओ और कह दो हमको 5 दर्जन केला दे दो, वो कहेगा 40 रुपए दर्जन है केला, ठीक है। तो कितना पैसा तुम उसको दोगे, कितना दोगे, 200 रुपए दोगे ना। अर्थात क्या करोगे, जो दर्जन केला तुमने खरीदा है उसमें 1 दर्जन केले के भाव का गुणा करा दोगे। क्या कराओगे, गुणा। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि इसका मात्रा दी गई है, उसके बाद उसका भाव दिया गया है। तो मात्रा गुणे भाव कर दे तो कुल दाम निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसलिए कुल दाम बराबर वस्तु की मात्रा गुणा, इसका गुणा करेंगे भाव का। तो वस्तु की मात्रा माने हो ए, भावों को माने हो बी। ए में बी का गुणा कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले देखो ए बी यहाँ संभव है कि नहीं है, मैथमेटिकली गुणा तो नहीं है कि ए बी रख दिए तो वहां ए बी का गुणा हो गया। रख के देखो पहले संभव है कि नहीं। 5 8 4 गुणा करना है इसमें 40 25 और किसका 26 का। इसका देखो कितना है जी, 1 गुणा 3, इसका कितना है 3 गुणा 1। पहले का स्तंभ 3, दूसरे की पंक्ति 3, बराबर है ना। इसका मतलब गुणा यहाँ पे संभव है। तो क्या करोगे, कैसे गुणा कराओगे, पंक्ति को उठा के किसके सामने रख दोगे, स्तंभ के सामने रख दोगे। तो शुरुआत पहली पंक्ति के करते हैं, इसमें एक ही पंक्ति है, उसको सर्वप्रथम पहले स्तंभ के सामने रखते हैं, एक ही स्तंभ है। तो एक पंक्ति है एक स्तंभ है, मतलब उस पंक्ति को उस स्तंभ के सामने रख दो, एक ही बार में काम हो गया। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ है ये नहीं है तो करोगे क्या। 5 गुणे क्या करना है 40, 8 गुणा क्या करना है 25। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 5 8 4 को इसके सामने रखोगे तो यही आएगा ना, और 20 के सामने कौन आएगा 4। अब एक चीज सोचो, 40 25 200
25 अट्ठे 200 और 20 चौकर 80, मतलब कुल कितना आ गया 480। इसमें कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है। कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है। देख रहे हो? अर्थात इसकी कोटि है 1 गुणा 1। यहां से भी तुम्हें दिखा इसकी पंक्ति 1, इसका स्तंभ 1, इसलिए 1 गुणा 1 आया तो 480 आ गया। तो कुल दाम बराबर क्या आ गया? 480 रुपए। ये काम कर लेना है, नोट कर लो। नोट कर लो, बाकी चीजें कर लूंगी। अब इसमें लगा के आओ, जितना है सब सवाल लगा सकते हो, सब एक का ही रूप है, अलग कुछ रूप नहीं है। सब खाली गुणा करना है और जोड़ना है बस। जल्दी। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 का है ए बराबर दिया है 0,321। ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को तुम लिख सकते हो, अगर ए स्क्वायर तुम्हें निकालना है तो इसे ए गुणा ए लिख सकते हो ना, मतलब ए में ए का ही गुणा करा दो, अर्थात 0,321 में गुणा करा दो 0,321 का। वही तुम्हारा उत्तर हो गया ए स्क्वायर। एक क्यूब अगर निकालने को बोलेगा, सवाल में एक क्यूब भी मिलेगा तुम्हें, तो देखो ए क्यूब कैसे निकालोगे? ए क्यूब का सूत्र बना लेना ए गुणा ए गुणा ए। तो पहले ए में ए का गुणा करके ए स्क्वायर निकाल देना, फिर उसमें किसका गुणा कर लेना? ए का गुणा कर लेना।